हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड यूनिट अकाउंटिंग फॉर कंपनी। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के मेरे वीडियोस डले हुए हैं, आप लोगों ने वो देखे होंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनी। अकाउंटिंग फॉर कंपनी वाली जो यूनिट है, थर्ड यूनिट, वो है 20 मार्क्स की। पहले ये 15 मार्क्स की थी और पार्टनरशिप जो यूनिट थी, सेकेंड यूनिट, वो 35 मार्क्स की थी। तो वो हो चुकी है 30 मार्क्स की और अकाउंटिंग फॉर कंपनी वाली यूनिट हो चुकी है 20 मार्क्स की। इसके अंदर दो चैप्टर्स है मेनली, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। अब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक कंसेप्ट वाला एक चैप्टर है शेयर का, जिसमें बेसिक्स हैं। दूसरा इशू ऑफ शेयर्स है। तीसरा फोरफीचर ऑफ शेयर्स है। और फोर्थ चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो कुछ बुक्स में इसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, कुछ बुक्स में उसको दो ही चैप्टर में पूरा कवर कर लिया गया है। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, इसमें मेनली दो चैप्टर्स हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जो अभी पुराना सेशन है 2020 और 21 वाला सेशन, उनके लिए रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर सीबीएसई ने सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है, डिलीट कर दिया है, हटा दिया है ड्यू टू कोविड। बट अभी जो न्यू सेशन स्टार्ट होगा 2021 टू 22, उनके केस में ये चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। डिबेंचर्स में आप लोगों को दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो मैं आज आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपनी क्या होती है। कंपनी की डेफिनेशन जो है, मैंने जो है बोर्ड पर डेफिनेशन लिखी है, वो है प्रोफेसर हेनी की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन इसीलिए सुटेबल है क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स भी डिस्कस हो जाएंगे कंपनी के। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी with a perpetual succession and a common seat। इसमें चार फीचर्स डिस्कस हो गए कंपनी के। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट एंटिटी और परपीचुअल सक्सेशन और एक कॉमन सीट। तो ये कंपनी की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है। यदि आपको एज इट इज याद हो जाती है तभी आप किसी ऑथर या किसी प्रोफेसर का नाम लिखा करो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनी। तो एज इट इज डेफिनेशन लिखनी एज इट इज। बट यदि आपको एज इट इज याद नहीं है तो आप ऊपर जिस भी राइटर ने, जिस भी ऑथर ने उस डेफिनेशन को लिखा है उसका नाम मत लिखिए। तो अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है। वो ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर सकती है बट ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग ही उसको चलाने वाले हैं। क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो लॉ के थ्रू होता है। कंपनी का फॉर्मेशन भी लॉ के थ्रू होता है और कंपनी की जो एंडिंग है, इन केस यदि कंपनी बंद हो रही है तो सारा प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। जब कंपनी बंद होती है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? लिक्विडाइजेशन और वाइंडिंग अप। कंपनी वाइंड्स अप हो रही है, तो कंपनी स्टार्ट भी लॉ के थ्रू हुई और खत्म भी लॉ के थ्रू हुई। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, किसके साथ सेपरेट एंटिटी? मेंबर्स और कंपनी की अपनी अपनी सेपरेट एंटिटी है। कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी केस कर सकता है और कंपनी किसी के अगेंस्ट में केस कर सकती है, और केस करने को लॉ की लैंग्वेज में कहा जाता है स्यूट या स्यू। विद अ परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी कंटिन्यू चलती जाएगी इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी मेंबर, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर। यदि हम पार्टनरशिप की बात करें, वहां पर सपोज किसी पार्टनर की डेथ हो गई या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो फर्म कंटिन्यू भी रह सकता है, फर्म क्लोज भी हो सकता है, मतलब बिजनेस पे इफेक्ट होगा उस पार्टनर के जाने से। पर कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी अपनी कंटिन्यू चलती रहती है, चाहे कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, सॉरी कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, या फिर वो अनसाउंड माइंड हो जाए, तो उस केस में कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। एंड अ कॉमन सील इज अ ऑथोराइज्ड सिग्नेचर ऑफ द कंपनी।
कंपनी की ऑथोराइज्ड सिग्नेचर है कॉमन सील। कंपनी की सील जिस भी डॉक्यूमेंट पे है, इट मीन्स द डॉक्यूमेंट इज लीगली बाउंड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड द पार्टी। कंपनी और पार्टी के बीच में वो जो भी डॉक्यूमेंट रेडी हुआ है उस पर कंपनी की सील लगी है, इट मीन्स वो लीगल है। तो कॉमन सील का मतलब इट इज द ऑथोराइज्ड सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। अब हम देखते हैं, हाँ देखिए इसके अंदर दो चैप्टर्स हम लोगों को डिटेल में पढ़ने, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर वाला चैप्टर। ये काफ़ी लेंथी है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है इसमें। मैं आने वाली वीडियोस में आपको थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो अब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, शेयर क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा शेयर, शेयर होता क्या है शेयर? देखिए जो भी पब्लिक कंपनी है उसकी जितनी भी टोटल कैपिटल है, अब टोटल कैपिटल के लिए एक वर्ड यूज होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल। इट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी फॉर विच कंपनी इज इशू द शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। और ऑथोराइज कैपिटल कहाँ लिखी होती है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की टोटल कैपिटल है 5 लाख रुपीज। कितनी कैपिटल है? 5 लाख रुपीज। कंपनी चाहती है 100 रुपए वाला शेयर वो बेचना चाह रही है। उस शेयर की उन्होंने फेस वैल्यू रखी है 100 रुपए। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है, वो रखी है उन्होंने सपोज 100 रुपए। इट मींस कंपनी कितने शेयर बेचेगी? 5000 शेयर्स। क्या किया? उस टोटल कैपिटल को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज divided into units of small denomination and each unit is known as share। जो कंपनी की जो कैपिटल है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया और जो हर एक यूनिट है वो कहलाती है शेयर। ठीक है, तो अब हम शेयर की टाइप्स पढ़ते हैं। कौन कौन से टाइप्स के शेयर्स होते हैं? जनरली दो टाइप के शेयर्स होते हैं, दो ही टाइप के शेयर है, और फिर जो एक अनादर टाइप है उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। कितने टाइप के शेयर्स होते हैं? दो टाइप के, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो पहले आप लोग प्रेफरेंस शेयर समझ लीजिए, इक्विटी खुद ही समझ आ जाएगा। जो प्रेफरेंस है इनका नाम ही है प्रेफरेंस। दे गेट 2 प्रेफरेंशियल राइट्स। इनके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। ये वाला समझ लो, इक्विटी समझ आ जाएगा। प्रेफरेंशियल राइट्स क्या? They get the dividend at the fixed rate। इनको कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको क्या मिलता है? रिटर्न्स क्या मिलता है? इंटरेस्ट। वैसे ही यदि कोई पर्सन कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो वो क्या बन जाता है? शेयर होल्डर। तो जो पैसा उसने कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है, कंपनी उसको हर साल डिविडेंड देगी। जो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको कहा जाता है प्रपोज डिविडेंड। और कभी कभी बीच में भी कंपनी साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर करती है, दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% उनको पहले से पता होता है कि हमको डिविडेंड कितना मिलने वाला है। 5% प्रेफरेंस शेयर, 5% क्या इंडिकेट कर रहा है? रेट ऑफ डिविडेंड। पहले से पता है कि डिविडेंड कितना मिलने वाला है। सेकेंड राइट है उन लोगों के पास, दे गेट देयर प्रिंसिपल अमाउंट एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर एनी अमाउंट पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखिए सबसे पहले जितनी भी आउटसाइड, यदि कंपनी सपोज वाइंड्स अप हो रही है, कंपनी का लिक्विडाइजेशन हो रहा है, तो सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी सेटल की जाएगी। डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा, बैंक का लोन सेटल किया जाएगा, क्रेडिटर्स को पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद यदि कुछ अमाउंट बचता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस मिलेगा, उसके बाद बचा तो इक्विटी वालों को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या 2 प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं? दे गेट द डिविडेंड एट द फिक्स्ड रेट। सेकेंड राइट, दे गेट देयर प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप बिफोर एनी अमाउंट पेड टू अदर शेयर होल्डर। अदर में कौन बचा? इक्विटी शेयर होल्डर, ये लोग बचे।
क्लियर हुआ? तो प्रेफरेंस शेयर, उनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास ये दो प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते। दे गेट द डिविडेंड आफ्टर द डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस वालों को पहले डिविडेंड दे दिया जाएगा, उसके बाद जितना भी बचेगा वो अमाउंट इक्विटी वालों को मिलेगा। और वाइंडिंग अप पे, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इफ द अमाउंट इज रिमेन विद द कंपनी आफ्टर सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी, द फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दिया जाएगा, इन लोगों को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले उनका पैसा वापस किया जाएगा, जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद जितना भी बचेगा वो इक्विटी को मिलेगा। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड फिक्स रेट से मिलता है और वाइंडिंग अप पे उनको सबसे पहले पैसे वापस मिलते हैं एज कंपैरिजन टू अदर कैटेगरी ऑफ शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, बट डिविडेंड कब दिया जाए? कंपलसरी है, फिक्स रेट से देना है, पर कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि डिविडेंड इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और जो इंटरेस्ट होता है, जो डिवेंचर्स पे होता है या बैंक लोन पे होता है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो तो कंपलसरी कंपनी को देना ही देना है, कंपनी को चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कंपनी को इंटरेस्ट देना ही देना है, बट डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। पर एक और यहाँ पे कंडीशन है, यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। दे हैव द वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स इक्विटी वालों के पास होते हैं। कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं उसमें इक्विटी शेयर होल्डर वाले के सजेशंस पहले सुने जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यदि कंपनी ने 2 साल तक के डिविडेंड नहीं दिया तो इनके पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। तो जनरली कंपनी को डिविडेंड दे देती है। यदि नहीं दे पाई, 2 साल तक कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, CF जिसको बोलते हैं। यदि इन केस फॉर एग्जांपल 2020-21 में कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई और कंपनी ने बेचे थे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, मार्केट में बेचे थे 5000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो इस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उसके साथ पुराना वाला भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई प्रेफरेंस शेयर वालों को, और क्योंकि कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी 2021-22 में डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, वो उस साल ये पुराना वाला डिविडेंड भी दे देगी। तो ये होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और कंपनी जब भी प्रेफरेंस शेयर बेचती है तो वो सिर्फ खाली प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, उसके आगे उसका टाइप लिखा होता है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मीन्स वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिनको पुराना डिविडेंड नहीं मिलेगा, या इसको बोल सकते हैं एरियर्स ऑफ डिविडेंड। पुराना जो डिविडेंड कंपनी ने दिया नहीं दे पाई वो नहीं मिलेगा, सिर्फ करंट ईयर का मिलेगा, सिर्फ करंट ईयर का। तो ये दोनों आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये ग्रुप्स है, ये दो टाइप थोड़े एकदम सिमिलर है, इसको मैंने ग्रुप में लिखा हुआ है। पार्टिसिपेटिंग, किसमें पार्टिसिपेट करना? प्रॉफिट में। अब कंपनी को सपोज प्रॉफिट हुआ है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपए का सपोज, और कंपनी ने टोटल 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू किए मार्केट में 10% पर। तो 10% क्या शो कर रहा है? रेट ऑफ डिविडेंड। तो 1 लाख का 10% हुआ 10,000 रुपये, कितना हुआ? 10,000 रुपीज। तो ये किसको डिविडेंड देना है? प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देना है। तो 5 लाख में से 10,000 डिविडेंड किसको दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और ये जो 5 लाख प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी से डिविडेंड दिया जाता है। या तो कंपनी डिविडेंड देती है या तो रिटेन अर्निंग कर लेती है। अब ये जो 4,90,000 बचा, ये पूरा किसका है?
ये पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर आ गया है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे टेक द रिस्क। तो ये जो 10,000 रुपये है ये इनको दे दिया। अब उसके बाद जितना इतना सारा जो प्रॉफिट हुआ वो पूरा का पूरा शेयर मिलेगा किसको? इक्विटी वालों। और यदि कंपनी ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो इनको भी उस सरप्लस में से थोड़ा सा और मिल जाता है। कंपनी ने पार्टिसिपेट किस में करेंगे? पार्टिसिपेटिंग वाले सरप्लस प्रॉफिट में। क्लियर हुआ? तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं, दे गेट द शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑल्सो। उनको फिक्स रेट से तो डिविडेंड मिल गया पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इक्विटी वालों को बहुत सारा मिलेगा, उसके बाद भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बच रहा है तो उसमें भी इनको शेयर मिल जाएगा। और नॉन पार्टिसिपेटिंग मीन्स जिनको सरप्लस प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ और सिर्फ उनका जो फिक्स रेट का डिविडेंड है वो मिल जाएगा बस, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम दे कैन कन्वर्ट देयर शेयर इनटू इक्विटी। उनके शेयर होंगे ही कन्वर्ट। यदि सपोज मैंने कंपनी के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे और कंपनी ने बोला 5 साल के बाद आपके शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैं रियल ओनर बन जाऊंगा कंपनी का और मुझे फिर फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलेगा, पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, जो भी बचा कुछ रहेगा वो इक्विटी वालों को मिलेगा। तो कन्वर्ट किस में हो जाना? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाना। एक फिक्स पीरियड के बाद इनके शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मींस जो प्रेफरेंस के प्रेफरेंस ही रहेंगे, वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये 6 टाइप्स हो गए। नेक्स्ट है रिडीमेबल इररिडीमेबल। रिडीम्पशन का मतलब होता है रिफंड करना। जनरली जितने भी शेयर्स होते हैं, जनरली इक्विटी शेयर की हम बात करें तो इनका रिडीम्पशन कंपनी के वाइंड्स अप पे होता है। अब वो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? मार्केट से शेयर खरीदते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में बेचकर उस पर प्रॉफिट गेन करते हैं। पर जो शेयर अपने पास रिटेन रखते हैं उनको अपना इन्वेस्टमेंट, अपना प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस मिलेगा? जब कंपनी बंद होगी। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जिनको फिक्स्ड पीरियड के बाद अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा, कंपनी उनका पैसा लौटा देगी। द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर गेट देयर प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड। फिक्स पीरियड के बाद उनको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर जिनका रिडीम्पशन कंपनी उनको पैसा वापस कब देगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और वाइंडिंग अप में भी कब? यदि पैसा बचेगा तो पहले सारी बाहर की लायबिलिटी सेटल्ड होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी का सेटलमेंट होगा, उसके बाद पैसा बचेगा तो प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। तो इनका रिडीम्पशन कब होता है? वाइंडिंग अप पे। तो आई होप ये टाइप्स ऑफ शेयर्स आपको क्लियर हुए होंगे। इक्विटी, प्रेफरेंस और प्रेफरेंस के भी बहुत सारे टाइप्स। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि जो कंपनी के पास पैसा आ रहा है शेयर से, वो जाता कहाँ है? शेयर कैपिटल में। यदि कोई सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पैसे लेकर आता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करता है तो पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन केस ऑफ कंपनी जो शेयर खरीद कर पैसे आ रहे हैं, शेयर बेचकर कंपनी पैसे ला रही है, तो वो कहाँ पे जाएंगे? शेयर कैपिटल में। अब शेयर कैपिटल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।